बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चैनल कामरान तारिक एडवोकेट। आज का जो हमारा अछूता टॉपिक है वो सीपीसी ज़ाब्ता दीवानी जिसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1908 का जो ज़ाब्ता है ये एनेक्टेड है। तो हम इस पर आज बात करेंगे क्योंकि इसमें व्यूअर्स जो हैं हमारे, मेरा ख्याल है उनकी भी डिमांड थी कि इस पर पहले बात की जाए। सीपीसी क्योंकि एक ऐसा एग्जॉस्टिव किस्म का सब्जेक्ट है कि जिसमें वो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कंपाउंडेड किस्म की हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करना, उनको समझना, मैं समझता हूँ तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी भी था। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को जो है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा थी सीपीसी, क्योंकि बड़ी, आपको पता है, एग्जॉस्टिव टाइप की और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी और एग्जॉस्टिव भी और बड़ी थिक किस्म की कोड है और बड़े इसमें दो पोर्शंस हैं बेसिकली। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। बेसिकली ये जो सीपीसी का ज़ाब्ता हमारे मुल्क के अंदर इनेक्टेड है, पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1908 का, इस कानून ने हमारे मुल्क के अंदर जितना पहले कानून मौजूद था बरसगीर पाकवान के अंदर, जब बरसगीर होता था सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें सीपीसी जो है वो पहली दफ़ा इनेक्ट की गई थी बरसगीर के अंदर 1857 की जंग आज़ादी के बाद 1859 में। सबसे पहला जो दीवानी ज़ाब्ते का कोड जो है इनेक्ट किया गया था 1859 के अंदर इनेक्ट किया गया था। उसमें फिर मुख्तलिफ तरामीम की गई, 3 टाइम्स तरामीम हुई। फिर उसके बाद एक और कोड इनेक्ट की गई, उसमें भी 3-4 दफ़ा तरामीम की गई। फिर एक और फर्दर कोड जो है वो इनेक्ट की गई। तो ये स्कैटर्ड लॉ मौजूद था, मतलब मुख्तलिफ कोड्स के जो वर्जन वो मौजूद थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो 1908 का ज़ाब्ता बनाने का मकसद ये था कि उन तमाम जो कोड्स थी ज़ाब्ता दीवानी की, जो असूल थे। अब ज़ाब्ता दीवानी क्या है, पहले तो ये बात समझने के लायक है। ज़ाब्ता दीवानी उस ज़ाब्ते को कहते हैं जो आपके सिविल लॉ से मुतल्लिक़ जो राइट्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ पे आपने जाना है, किस कोर्ट में जाना है, क्या आपने सूट फाइल करना है, दावा करना है, उसका डिफेंस कैसे करना है, उसमें शहादत कैसे करवानी है, इन तमाम चीज़ों को जो कंपाइल किया जाता है, कंपाइल किया गया है, वो ज़ाब्ता दीवानी के अंदर किया गया। तो ये जो ज़ाब्ता दीवानी 1908 का मौजूदा फॉर्म में हमारे पास इनेक्ट हुआ, इसने बेसिकली वो जो 3 कोड्स बरसगीर के अंदर पहले मौजूद थी उन सारे कवानीन को यकजा किया 1908 के ज़ाब्ते ने, और इसका इतलाक़ जो है पूरे बरसगीर के अंदर किया गया। यूनिफॉर्म लॉ इसको के तौर पे इसको एक्सटेंड किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद इस ज़ाब्ते का अडॉप्टेशन यहाँ पे की गई और इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इसकी अडॉप्टेशन हुई। तो ये ज़ाब्ता दीवानी जो है इसका इतलाक़ पूरे मुल्क के ऊपर है। यानी अगर फ़र्ज़ किया आपने कराची के अंदर कोई प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई दावा करना है तो उस पर जो असूल लागू होंगे वही, अगर दावा उसी नौइयत का आप लाहौर के अंदर करते हैं तो उस पर भी वही असूल लागू होंगे जो कराची के अंदर दावे पे अगर आप करते हैं तो जो असूल लागू होंगे। तो ये एक किस्म का यानी यूनिफॉर्म का, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से मुतल्लिक़ आपने यहाँ पे कोई दावा करना है किसी दीवानी अदालत में, तो वो उस सारे मामलात को जो डील करेगी वो ज़ाब्ता दीवानी जो है वो डील करती है। तो इसका नाम सीपीसी ज़ाब्ता दीवानी 1908 है। इसका दायरा कार सारे पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका दायरा कार जो है एनेक्टमेंट यानी इसकी इन्फोर्समेंट या इसका काबिल अमल होना, ये पूरे आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर जो है इसको इनेक्ट किया गया। और इसके साथ आप ये देखें कि इस ज़ाब्ता दीवानी के ना 2 मेन पोर्शंस हैं। एक पोर्शन जो है इसका सेक्शंस पे, दफ़ात पे लागू है, जो 1 से लेके 153 दफ़ात हैं उन तक वो लागू है। और दूसरा जो पोर्शन है वो ऑर्डर्स का और रूल्स का। अब ज़ाब्ता दीवानी को ना बेसिकली आप 2 मेजर पोर्शंस के अंदर तकसीम करेंगे। ज़ाब्ता दीवानी जो है ये सब्सटेंटिव लॉ से मुतल्लिक़ भी है और प्रोसीजर लॉ से मुतल्लिक़ है। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो ये है कि एक ऐसा कानून जो आपके राइट्स को डिफ़ाइन करेगा, जो आपके हक़ को डिफ़ाइन करेगा कि ये आपका हक़ जो है वो क्या है। इट इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंटिव लॉ। तो अब इसका दूसरा जो पोर्शन है वो प्रोसीजर लॉ से मुतल्लिक़ है। और वो प्रोसीजर लॉ क्या है, जो ऑर्डर और रूल्स पे बेस्ड है इसका जो पोर्शन, वो सारा प्रोसीजर लॉ से मुतल्लिक़ है। मसलन आप ये देखें कि अपील आपने अगर फ़ाइल करनी है तो अपील को व्हाट इज़ एन अपील, व्हाट इज़ अ डिक्री, व्हाट इज़ अ जजमेंट, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लॉ डिफ़ाइन करेगा उसको कहते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ।
यानी अगर डिक्री है, एक जजमेंट पास हुई है, जजमेंट का जो क्रक्स है किसी डिग्री के अंदर जो शामिल होगा, तो उसको जो है डिफ़ाइन जो डिग्री के वर्ड को किया गया है, डिग्री के वर्ड को, या डिग्री उर्दू में उसको डिग्री कहते हैं, इंग्लिश में उसको डिक्री कहते हैं। तो डिग्री के वर्ड को जो डिफ़ाइन किया गया है, या डिग्री के वर्ड को वो डिफ़ाइन किस कानून ने किया, वो सब इसने किया सब्सटेंटिव लॉ ने। अब डिक्री जो है, अगर आपने जजमेंट पास हुई है उसकी बुनियाद पे फॉर्मल एक डिक्री ड्रॉ हुई है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन उसका ड्रॉ हुआ है। अब उस डिक्री की अजराइगी आप कहाँ पे करेंगे, किस तरह करेंगे, किस कोर्ट में करेंगे, कितने टाइम लिमिट के अंदर करेंगे, और उसमें आपके क्या क्या राइट्स हैं, और उन पे क्या आपको राइट है समात, दूसरी पार्टी को समात का हक दिया जाए ना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके साथ मल्टीपल कनेक्टेड इश्यूज़ जो हैं वो सारे डील करते हैं प्रोसीजर लॉ से मुतल्लिक़। तो इस लिहाज से ये ज़ाब्ता दीवानी जो है मेन दो पोर्शंस पे जो है ये मुश्तमिल है, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि चीज़ों को बयान करता है, चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, चीज़ों के मतलब जो हैं उनको असाइन करता है। और प्रोसीजर लॉ जो है वो आपको ये बताता है कि ये जो चीज़ें डिफ़ाइन की जा रही हैं इनकी इन्फोर्समेंट के लिए, इन राइट्स के लिए अगर आपने किसी जगह पे जाना है तो कौन सी अदालत में जाना है, किस अदालत में आप दावा दायर करेंगे, किस अदालत में आपकी समाअत होगी, किस अदालत में केस चलेगा, कैसे केस चलेगा, उसको कंस्ट्रक्ट आपने कैसे करना है, केस को बिल्ड कैसे करना है। तो ये जनरल एक, और केस बिल्ड कैसे होगा, केस के अंदर फैसला कैसे होगा, और उसके बाद केस के अंदर डिग्री जो है या डिक्री जो है वो कैसे ग्रांट की जाएगी। तो ये जो है डिक्री का जो है एक ज़ाब्ता, वो इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो आपने इसको डील करता है प्रोसीजर लॉ। तो ये मेन जो इसका थीम है ज़ाब्ता दीवानी का। अब ज़ाब्ता दीवानी जो है इसने मुख्तलिफ यानी तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कन्फर की हैं। यानी एक अदालत है, उसमें अगर सबसे पहले एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे अपना केस करना है। पहला सवाल तो ये पैदा होगा कि ये आप केस किस नौइयत का है। अगर केस दीवानी नौइयत का है, दीवानी नौइयत से मुराद ये है कि केस आपके राइट से मुतल्लिक़ है। अगर आप किसी मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क का कानून उस मुल्क के शहरी होने की बुनियाद पे जो जो राइट्स आपको असाइन करता है वो उनमें सिविल राइट्स जो हैं वो भी शामिल है। यानी सिविल राइट्स वो वाले राइट्स हैं जिनसे ज़ाब्ता दीवानी डील करता है, और सिविल राइट्स जो हैं वो इस सूरत में आपको अवेलेबल होंगे जब आप किसी मुल्क के शहरी बनेंगे। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं तो आप उस ग्रुप की निस्बत कोई हकूक़ इन्फोर्स कराने के लिए अदालत में जाना चाहते हैं, तो इसकी ज़ाब्ता दीवानी में गुंजाइश नहीं है। ज़ाब्ता दीवानी जो है वो आपको एक जनरल जुरिस्डिक्शन देगा कि आपके सिविल राइट से मुतल्लिक़ जो भी मामलात हैं आप उनको अपने हक़ में करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कहाँ पे आप दावा करेंगे, ये तमाम मामलात जो हैं, और किस जगह पे आपका वो केस चलेगा, कहाँ पे जजमेंट पास होगी, डिग्री उसकी बुनियाद पे, फैसले की बुनियाद पे डिग्री ड्रॉ होगी, और उस डिग्री को अजराइगी यानी एक्सिक्यूशन, उस पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा, ये सारे मामलात ज़ाब्ता दीवानी से मुतल्लिक़ हैं। और ज़ाब्ता दीवानी जो है उसमें एक सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 9 है, जो आपको सिविल कोर्ट्स को जनरल जुरिस्डिक्शन देती है। अब ये बड़ा एक यानी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है कि कौन से ऐसे मामलात हैं जो सिविल अदालतें या दीवानी अदालतें समाअत जिनकी कर सकती हैं, और कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी दीवानी अदालतें समाअत नहीं कर सकती। तो सेक्शन 9 जो है CPC की, वो ये कहती है कि आपको एक जनरल जुरिस्डिक्शन सिविल अदालतें जो हैं उसको दी जाती हैं। अब सिविल अदालतें कौन सी अदालतें हैं? सिविल अदालतें वो वाली अदालतें हैं जो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के तहत जिनकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है मुल्की क़वानीन के तहत मुल्क के अंदर। मसलन पाकिस्तान के अंदर सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस की इनेक्टमेंट के बाद जो है सिविल कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई, जैसे सीनियर सिविल जज साहब हैं, सिविल जज ग्रेड 1 होते हैं, ग्रेड 2 होते हैं, और सीनियर सिविल जज जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, इसलिए उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ज़रा वाइडर किस्म की होती है। तो ये जो आपने यानी जो अदालतें कायम की हैं दीवानी, इसकी निस्बत भी पाकिस्तान में एक कानून नाफिज किया गया और सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये अदालतें कायम की गई हैं। और ये इन अदालतों को ये इख्तियार दिया गया है कि आपके दीवानी नौइयत के जितने मामलात हैं उनकी समाअत का इख्तियार जो है इन दीवानी अदालतों के पास है। अब ये दीवानी अदालतें जो हैं ये कैसे केस की समाअत करेंगी? आपके पास एक बंदा आ गया, क्लाइंट आ गया, उसने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्ज़ा हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कब्ज़ा अगर उसकी प्रॉपर्टी भी हो गया तो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए आप क्या थाने का रुख करेंगे
कि आप किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या किसी अदालत में जाएंगे, तो यहाँ पे सीपीसी आपकी हेल्प करने के लिए आती है। ज़ब्ता दीवानी ये कहता है कि अगर बंदा कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, उसके मकान पे कब्ज़ा हो गया, तो उसको थाने में जाने की नहीं ज़रूरत। अगर कोई लॉन्ग पोजेशन है, रीसेंट पोजेशन है, तो उसमें कानून पाकिस्तान में एनेक्ट हुआ है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, उसके तहत आप कार्रवाई करके तो एक ख़ास लिमिट के अंदर अगर आप अप्रोच करते हैं तो फिर थाने वालों को भी इख्तियार है कि वो कब्ज़ा रिस्टोर करवा दें। लेकिन अगर उस ख़ास पर्टिकुलर मुद्दत के बाद आप कब्ज़ा रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर आपको सिविल कोर्ट के अंदर रेगुलर ट्रायल जो है या रेगुलर दावा करना पड़ता है। अब वो एक बंदा आपके पास आ गया, उसने कहा जी मैंने अपनी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाना है। आपने पूछा उससे कि ज़मीन का आपकी पे कब्ज़ा कितना अर्सा पहले हुआ है, उसने बताया जी साल पहले कब्ज़ा हुआ है या 2 साल पहले हुआ है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आप दीवानी अदालतें आपके रेस्क्यू के लिए, आपकी हेल्प के लिए आएंगी। आप वहाँ पे दावा करेंगे और फॉर्मली दावा होगा। उस दावे को कैसे, अब सवाल ये पैदा होता है, एक दावा तो ये तो पता चल गया जी कि दीवानी अदालत के अंदर दावा होगा, लेकिन उस दावे को आप ड्राफ्ट कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। किन लोगों के ख़िलाफ़ ड्राफ्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उस दावे के अंदर शामिल होंगी। मैं ये एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो हम ये जो दावा कैसे आपने ड्राफ्ट करना है, किस अदालत में ड्राफ्ट करना है, इसके क्या ज़रूरी चीज़ें आपको क्या चाहिए होती हैं जो दावे के अंदर लिखनी ज़रूरी होती हैं, ये अब हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर अपने जो है वो आपके लिए यहाँ पे उसको करेंगे डिस्प्ले। तो इंशाल्लाह आपका अगर साथ हमारे साथ रहा और ये टॉपिक भी आपके जो है इंटरेस्ट के मुताबिक इंशाल्लाह हम डिस्प्ले करेंगे, तो इसको आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी भी इंकरेजमेंट होगी। ये हमने एक चैनल आवाम की आगाही के लिए, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनकी आगाही के लिए लॉन्च किया, फ्री ऑफ कास्ट है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अभी ये क्योंकि हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है, जितने लीगल इश्यूज़ थे, मल्टीपल किस्म के इश्यूज़ हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, तो फिर हमने ये मुनासिब समझा कि एक चैनल के ज़रिए से उनको आगाही दी जाए, बजाय इसके कि अदालतों अब आपके दफ्तर में लोग आएँ इतनी तकलीफ़ करें। तो अगर छोटे मोटा मामला है तो उसी पे वो गाइडेंस सीख करके चैनल के ज़रिए से तो अपनी वो उसके मुताबिक जो है दादरसी सीख करें। अगर कोई फिर ज़्यादा लेंथी मामला है, कोर्ट में आने का मामला है, उनका माइंड बन जाता है, तो फिर वो अदालत के भी अंदर जो है वो आके अपना दादरसी सीख कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।